नमस्कार दर्शकों, रविंद्र सोनी हेल्थ एंड वेलनेस में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर आपको स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां उपलब्ध कराई जाती हैं। आपकी मुलाकात हर फील्ड के एक्सपर्ट, चाहे वो आयुर्वेद हों, एलोपैथ हों या होम्योपैथ हों, उनसे हम कराते हैं ताकि आपकी जो बीमारियों से जुड़ी हुई जिज्ञासाएँ हैं, जो आपकी हेल्थ कंडीशंस हैं, उनको लेकर के जो आपके दिमाग में प्रश्न होते हैं, उनके आपको जवाब सीधे एक्सपर्ट से मिल सकें। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं डॉक्टर आर.के. सोनी जी से, जो कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और एक लंबा अनुभव ऑर्थोपेडिक्स के क्षेत्र में रखते हैं, पर्टिकुलरली सर्जरी के क्षेत्र में रखते हैं। तो ये जो सर्जन हैं जिनसे हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, इंटरनेशनली एक्लेम्ड हैं, जिन्होंने तमाम सर्जरीज़, मतलब हज़ारों की तादाद में जिसकी गिनती नहीं है, इतनी सर्जरीज़ की हुई हैं, चाहे वो नी रिप्लेसमेंट की हो, चाहे हिप रिप्लेसमेंट की हो, तमाम तरह की सर्जरीज़ को अंजाम दिया है और वर्ल्ड के 350 जो टॉप ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं उसकी सूची में आपका नाम आता है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। तो डॉक्टर सोनी वर्तमान में भोपाल में कार्यरत हैं, एलन मेडिकल में कार्यरत हैं और आज हम उनसे जानेंगे कि जो बोन से रिलेटेड समस्याएं होती हैं, कहा जाता है कि इनकी शुरुआत आर्थराइटिस से होती है और आर्थराइटिस जब बढ़ते बढ़ते कंडीशन से इसकी ऐसी ख़राब होती जाती है तो बात आती है जॉइंट रिप्लेसमेंट की। तो सर, ये जो हम पहले इस विषय को लेके चले, हम थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड के बारे में भी जानना चाहेंगे कि आपने कहाँ कहाँ सेवाएं दी हैं, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, ताकि हमारे दर्शकों को पता चल सके कि वे जो एक एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं वो कितना अनुभव रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम राम सोनी है और मैंने भोपाल से ही MBBS और पोस्ट ग्रेजुएशन, दैट मीन्स MS ऑर्थोपेडिक्स भोपाल से किया था। फिर इसके बाद मैं तो सर GMC में रहे हैं आप? GMC में रहा। GMC से इसके बाद मैं एम्स दिल्ली, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, न्यू दिल्ली में 3 साल काम किया मैंने। देन फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स आई वेंट टू UK। देन आई हैव बीन इन इंग्लैंड ऑल माई लाइफ। मैं तकरीबन 30 साल इंग्लैंड में काम किया मैंने एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन। इनिशियली आई वेंट देयर, तो वहाँ तो जो ट्रेनिंग पीरियड है इंग्लैंड का बड़ा रिगरस है इन कंट्रास्ट टू इंडियन ट्रेनिंग। जैसे अपने यहाँ MS ऑर्थोपेडिक्स होती है, वहाँ पे होती है FRCS और MCH ऑर्थोपेडिक्स, जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है ऑर्थोपेडिक्स में। तो वहाँ पे आफ्टर हैविंग एक्वायर्ड योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन देन योर एक्चुअल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट्स UK में। यहाँ पे अपने यहाँ है कि जैसे किसी डॉक्टर ने MD या MS कर लिया तो ही बिकम्स ए एक्सपर्ट। वहाँ पे बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। तो इसलिए यहाँ के रिजल्ट भी उतने अच्छे नहीं होते और क्योंकि उनकी रिगरस ट्रेनिंग उतनी अच्छी नहीं होती पर्टिकुलर फील्ड में। जैसे मैं अपने बारे में बात करूँ, मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। तो वहाँ पे मैंने आफ्टर हैविंग डन माय पोस्ट ग्रेजुएशन एंड हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ऑर्थोपेडिक्स, मैंने जनरल ऑर्थोपेडिक्स में ट्रेनिंग हुई। देन आई हैड सुपर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इन जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, स्पेसिफिकली फॉर 2 years डूइंग नथिंग एक्सेप्ट जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी। एक दिन में हम करीब 5-6 जॉइंट रिप्लेसमेंट करते थे। So I have got quite extensive and wide-based experience in orthopedic surgery, mainly in the joint replacement surgery. जी, मतलब आपका एक्सपर्टीज़ एरिया जो है जॉइंट रिप्लेसमेंट है। जी हाँ। तो सर, आपके इंट्रोडक्शन के बाद हम अब आगे बढ़ेंगे और चूँकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो बोन से रिलेटेड हेल्थ कंडीशंस को लेकर के है, तो इसकी जो शुरुआत होती है वो आर्थराइटिस से मानी जाती है। तो आर्थराइटिस से अगर हम शुरुआत करते हैं तो आर्थराइटिस को आप किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, किस तरह की मतलब कितने प्रकार की आर्थराइटिस होती है और ये क्यों होती है? देखिए, आर्थराइटिस तो कम से कम 15 to 20 टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस होती हैं, लेकिन जो मेन आर्थराइटिस तो मेनली 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, दूसरी होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस को आप कह सकते हैं वेयर एंड टियर आर्थराइटिस, जो या फिर एज रिलेटेड आर्थराइटिस जिसको बोलते हैं, उसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। मतलब कि आफ्टर सर्टेन एज मोस्ट पीपल, नॉट ऑल, मोस्ट पीपल गेट ऑस्टियोआर्थराइटिस। दूसरी है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, विच इज सेकंड मोस्ट कॉमनेस्ट आर्थराइटिस। वो होती है यंगर एज ग्रुप, यंगर मतलब 20-30 से अप टू 50-60 तक रफली। ओल्ड एज में रूमेटॉइड आर्थराइटिस का ऑनसेट बहुत रेयरली होता है। तो यूजुअली रूमेटॉइड आर्थराइटिस स्टार्ट होती है इन 20s और 30s और ज़्यादातर लेडीज़ में ज़्यादा कॉमन होती है। और दूसरा पिकुलियरिटी रूमेटॉइड की है, रूमेटॉइड यूजुअली होती है कोल्ड डैम्प कंट्रीज़ में। तो दैट इज़ वाई रूमेटॉइड आर्थराइटिस की इंसिडेंस यूरोप, अमेरिका में बहुत ज़्यादा है, बिकॉज दे आर रिलेटिवली कोल्ड एंड डैम्प इन कंपेरिजन टू इंडिया। इंडिया में भी अगर मैं यूरोप की बात करूं तो वहाँ पे 1% ऑफ द पॉपुलेशन सफ़र्स विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस।
whereas in India it is 0.5%, तो काफ़ी कम है यहाँ। जी, तो आपने जैसा बताया कि 2 तरह की आर्थराइटिस है, तो इसके जड़ में अगर हम जाएँ तो क्या रीज़न पाते हैं, ये क्यों डेवलप होती है? बड़ा अच्छा सवाल पूछ रहे हैं आप, वेरी नाइस। देखिए, जहाँ तक वेयर एंड टेयर आर्थराइटिस है, एज द नेम सजेस्ट, वेयर एंड टेयर आर्थराइटिस या एज रिलेटेड आर्थराइटिस, ये यूजुअली होती है बिकॉज ऑफ नॉर्मल वेयर एंड टेयर। प्रोफेशन पे भी डिपेंड करती है, आपने क्या अगर हैवी मैनुअल वर्क किया है या फिजिकल वर्क ज़्यादा किया ऑल योर लाइफ, तो रूमेटॉइड ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादा कॉमन होती है। मैं सबसे बड़ा क्लासिक एग्जांपल दे दूं, जो एथलीट्स, जो प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन, उनको जो ट्रेनिंग बड़ी विगरस होती है एंड दे आर प्रोन फॉर रिपीटेड ट्रामा क्वाइट ऑफन, दैट्स वाई द मोस्ट स्पोर्ट्स पर्सन आफ्टर 40s और 50 दे गेट ऑस्टियोआर्थराइटिस इन देयर नीज और हिप्स, डिपेंड्स करता है, ठीक है ना। अच्छा, सेकेंडली अबाउट वेयर एंड टेयर आर्थराइटिस की पिकुलरिटी ये है कि अगर आपका वेट ज़्यादा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि अगर आप इफ़ यू आर ओवर वेट और ओबीज, मैं ओबेसिटी की डेफिनेशन में यहाँ पे नहीं जाऊँगा, लेकिन दोज हु आर ओबीज मतलब आपका BMI मोर देन 30-35 है, तो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस घुटनों की होने की 3 टाइम्स ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इन कंपेरिजन टू नॉर्मल वेट पीपल, ठीक है। तो ये तो हो गया वेयर एंड टेयर आर्थराइटिस के बारे में। और दूसरी चीज़ होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस यूजुअली लेडीज़ में होती है और एज ए सेड रिलेटिवली यंगर एज ग्रुप में होती है, बिटवीन 25 to 30 टू अबाउट 50-55-60 ईयर एज ग्रुप में होती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का इनिशियली ट्रीटमेंट होता है ड्रग ट्रीटमेंट। आजकल काफ़ी एडवांस्ड ड्रग ट्रीटमेंट शुरू हो गया है पिछले लास्ट 10 ईयर्स से, जिसको हम लोग anti-TNF बोलते हैं। तो उसकी वजह से जॉइंट रिप्लेसमेंट की इंसिडेंस बहुत कम हो गई है। I have practiced 35-40 years in orthopedic surgery. I remember when I started, there were no anti-rheumatic drugs or anti-TNF drugs. उस समय जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी बात बहुत कॉमन थी इन रूमेटॉइड पेशेंट। आजकल जॉइंट रिप्लेसमेंट की सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, बट नॉट एज मच एज यूज्ड टू बी सिंस द एडवेंट ऑफ न्यू एंटी-रूमेटिक ड्रग्स। जी, ठीक। तो डॉक्टर साहब, आपसे जो मैंने क्वेश्चन किया था उसका एक पार्ट का तो आपने हमें आंसर दे दिया, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि क्या इसका कोई स्पेसिफिक रूट कॉज है? देखो, रूमेटॉइड पे जेनेटिक फैक्टर इंपॉर्टेंट है जी, लेकिन बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में जेनेटिक्स का रोल बहुत कम है। ये नहीं कह सकते हमारे पिताजी को ऑस्टियोआर्थराइटिस तो हमें भी होगी, ऐसा नहीं है। वो तो लाइफस्टाइल पे चेंज डिपेंड करता है, आपका वेट पे डिपेंड करता है, आपका प्रोफेशन पे डिपेंड करता है, फिजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लेकिन यूजुअली इट इज़ ए वेयर एंड टेयर आर्थराइटिस, और यूजुअली majority patient means I would say 80% of the people get osteoarthritis after 60 years of age roughly. लेकिन सर यंगर एज में भी काफ़ी अब दिखाई दे रहा है, और ये कहा जाता है कि ऑटो इम्यून होने की वजह से इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, ऑटो इम्यून जहाँ तक सवाल है वो दैट अप्लाइज विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस जी, और ऑटो इम्यून प्रॉब्लम और फिनोमेना डज नॉट एग्जिस्ट विद ऑस्टियोआर्थराइटिस डिजीज। तो वो लेकिन प्रॉब्लम चूंकि है। हम दोनों ही चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारे जो दर्शक हैं डेफिनेटली उनके दिमाग में रूमेटॉइड को लेकर के भी क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल, इसीलिए मैं आपको बार बार इस टॉपिक पे वापस लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। देखिए, जहाँ तक जैसे कि मैंने अभी पॉइंट आउट किया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट काफ़ी इम्प्रूव हुआ है पिछले लास्ट 10 to 15 ईयर्स टाइम में। जी, मैं इंग्लैंड से मैं एक बार आया था 2010 में, तब 2011 में, तब anti-TNF ड्रग्स, न्यू ड्रग्स जो हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस की इंट्रोड्यूस की नहीं थी फॉर कॉमन पब्लिक यूज़, और मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में उन दिनों लिखा था। तो एनीवे, तो ये तब से ये ड्रग्स आफ्टर बीइंग इंट्रोड्यूस इन यूरोप एंड आफ्टर 5 years दे बिकेम अवेलेबल इन इंडिया, और तब से या दे आर फ्रीली अवेलेबल नाउ, और उसकी वजह से सर्जरी की ज़रूरत बहुत कम पड़ गई है बिकॉज ऑफ दीज न्यू ड्रग्स इन रूमेटॉइड पेशेंट। सर इसके बाद हम आगे चलेंगे कि जो आपने 2 टाइप, वैसे तो आपने बताया कि मोर देन मतलब डजन टाइप ऑफ आर्थराइटिस होते हैं, लेकिन अगर 2 इन टाइप की बात करें तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि अगर किसी को कोई कंडीशन आ रही है, तो अगर कोई व्यक्ति है वो इससे सफ़र कर रहा है, तो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये मेरे को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या वियर एंड टियर है? देखिए, डॉक्टर लोग, हम जैसे एज ए क्लिनिशियन, हम लोगों को तो पता पड़ जाता है, मरीज को देखते ही, शक्ल देखते पता पड़ जाता है। जी, लेकिन मोटा तौर पे जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है
यूजुअली स्मॉल जॉइंट्स में होती है। स्मॉल जॉइंट्स मतलब ये उंगली का हो गया, फिंगर जॉइंट्स, मेनली इस जॉइंट में नहीं, इस वाले जॉइंट में। इतने सारे जॉइंट है जो फिंगर में, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, लेकिन यूजुअली इस जॉइंट से शुरू होती है, जिसको बोलते हैं पीआईपी जॉइंट बोलते हैं उसको, डीआईपी, इसको पीआईपी, शॉर्ट में डिटेल में नहीं जाऊँगा उसमें, ठीक है। और सिमिलरली पैर में भी एमटीपी, जो पैर के छोटे जोड़ है ना, वहाँ पे शुरू होती है यूजुअली। तो पहली चीज़ तो लेडीज़ में ज़्यादा कॉमन है, ट्वाइस मोर कॉमन इन लेडीज़। और सेकेंडली कि आपकी आर्थराइटिस शुरू होगी, आपको हाथ में सूजन आना शुरू हो जाएगी, हाथ में जकड़न शुरू हो जाएगी, और अगर ट्रीटमेंट ठीक से नहीं किया तो अल्टीमेटली फिंगर बिकम्स लाइक दिस, अल्नट ऐसी हो जाती है फिंगर्स, और डिस्टॉर्ट हो जाती है, काफ़ी डिफॉर्मिटी हो जाती है हाथों में, टू द एक्सटेंट के पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है। रूमेटॉइड की बात कर रहा हूँ मैं। ये प्रॉब्लम ऑस्टियोआर्थराइटिस में नहीं होती। ऑस्टियोआर्थराइटिस में होती है, थोड़ा सा दर्द होता है यहाँ पे डीआईपी जॉइंट्स, इन जॉइंट्स में, वो रूमेटॉइड में नहीं होता, ये मेनली ऑस्टियोआर्थराइटिस में। तो हम लोग को क्लिनिकली देख कर पता पड़ जाता है कि इस बीमारी को, इनको रूमेटॉइड है या ऑस्टियोआर्थराइटिस है। और सेकेंडली रूमेटॉइड आर्थराइटिस यूजुअली होती है दोनों तरफ सिमेट्रिकली इफेक्ट करती है। अगर एक जॉइंट है कि एक जॉइंट में हो गई, दोनों हाथों में होती है, दोनों पैर में होती है यूजुअली, फिर आपका हो जाता है, नेक में पेन होता है, शोल्डर पेन होता है, एल्बो होता है, डिफॉर्मिटी शुरू हो जाती है, ऑल दैट थिंग। जी, तो सर इसको आप आइडेंटिफाई करने के लिए किस तरह के टेस्ट कंडक्ट करते हैं जिससे कि आप सर्टेन कर पाएँ कि ये पर्टिकुलर कौन सी आर्थराइटिस है और ये किस लेवल पर है? ठीक है, दिस इज रियली गुड क्वेश्चन। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के यहाँ तक सवाल है, उसके लिए हम लोग टेस्ट करते हैं, दे आर स्पेसिफिक टेस्ट, वो हमको बताएंगे कि इनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है क्या नहीं। ब्लड टेस्ट है, आजकल नए ब्लड टेस्ट आ गए हैं पिछले 5 to 10 ईयर्स में जी। तो ब्लड टेस्ट हम क्लियरली 100% कन्फर्म। किस तरह के ब्लड टेस्ट होते हैं, अगर उनका आप नाम बताओ? यस, देखिए, पहले तो बेसिक टेस्ट करते हैं हम, जैसे ब्लड का सीबीसी किया, ईएसआर, सीआरपी, ईएसआर सीआरपी दोनों बड़े होंगे। दूसरा होता है रूमेटॉइड फैक्टर होता है, तीसरा होता है एंटी-सीसीपी एंटीबॉडी, वो बड़ा स्पेसिफिक टेस्ट है रूमेटॉइड के लिए, थोड़ा सा महंगे टेस्ट है, बट दे आर वेरी स्पेसिफिक मेनली फॉर द रूमेटॉइड आर्थराइटिस। जी। ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए ब्लड टेस्ट करने की यूजुअली जरूरत नहीं पड़ती प्रैक्टिकल लेवल पे। थ्योरेटिकली या एकेडमिकली आप टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली फॉर द मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट के लिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस या वेयर एंड टेयर आर्थराइटिस में हमको कोई ब्लड टेस्ट की यूजुअली जरूरत नहीं पड़ती है। जी। अगर पेशेंट ऑपरेशन के लिए आता तब दैट इज डिफरेंट, तब तो हम सभी टेस्ट करते हैं ऑलमोस्ट सेम एज इन रूमेटॉइड पेशेंट और इन ऑस्टियोआर्थराइटिस। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस के डायग्नोसिस के लिए ब्लड टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। X-ray is sufficient to tell us whether the patient has got osteoarthritis or rheumatoid arthritis. जी, तो सर अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, और चूँकि हमने बेसिक रीज़न तो जान लिया कि रिप्लेसमेंट कोई सा भी हो जॉइंट का, चाहे वो हिप हो चाहे नी हो, उनको वहाँ तक कंडीशन पहुँचाने के लिए आर्थराइटिस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब वो अनअटेंडेड रह जाता है या किसी वजह से वो मेडिकली कंट्रोल नहीं होता है, तब आती है बात सर्जिकल इंटरवेंशन की। तो जो ये कंडीशन है कब आ पाती है, हम कब माने कि अब जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत आ गई है? देखिए, जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए तो ज़रूरत तब पड़ती है पेशेंट की मोबिलिटी काफ़ी इम्पेयर हो जाती है। यहाँ तो इंडिया में पेशेंट जब आते हैं जब उनको डिफ़िकल्टी होती है गेटिंग अप फ्रॉम द बेड, गोइंग टू द टॉयलेट और गोइंग आउटसाइड द बेड, आउटसाइड द हाउस, या शॉपिंग के लिए नहीं जा पाते हैं। घुटनों में, फॉर एग्जांपल मैं घुटनों का एग्जांपल दूं तो स्वेलिंग आ जाती है घुटनों में, डिफॉर्मिटी शुरू हो जाती है घुटनों में, और दर्द होता है मेनली वेट बेयरिंग पे। नी की बात करूं मैं तो जब आप बैठे रहोगे तो दर्द नहीं होगा, जैसे खड़े होते हैं या चलते हैं तो दर्द शुरू हो जाता है। तो यूजुअली आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। तो उसी स्टेज में अगर पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्पेयर हो रही है तो उस स्टेज में हम समझते हैं कि पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। जी, क्योंकि ट्रीटमेंट, जहाँ तक नी रिप्लेसमेंट सवाल है, इट रेस्टोर्स द मोबिलिटी टू नॉर्मल नी। आफ्टर जॉइंट रिप्लेसमेंट पेशेंट वॉक्स टोटली नॉर्मल एज दे वर बिफोर प्रायर टू हैविंग ऑस्टियोआर्थराइटिस। जी, तो सर इसमें एक चीज़ और जानना थी कि ओल्ड एज में अक्सर इंजरीज़ की वजह से भी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ जाती, ख़ासतौर से हिप रिप्लेसमेंट की बात आती है। तो ये जो कंडीशन रहती है, क्या ये बियॉन्ड रिपेयर ही मानी जाती है? आप ठीक कह रहे हैं। देखो, जो आपने शुरू में पूछा था कितने प्रकार की आर्थराइटिस होती है, उसमें मैं ये बताना भूल गया। एक होती है पोस्ट ट्रॉमेटिक ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो ट्रॉमा की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाती है। जी। तो वो बहुत कॉमन है जो आप कह रहे हैं, खासकर यंगस्टर्स में, ठीक है ना।
तो वो अगर आपको फॉर एग्जांपल मैं नी का एग्जांपल दूं, अगर जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जैसे मैंने पहले पॉइंट आउट किया, स्पोर्ट्स पर्सन को ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादा होती है, इनको रिपीटेड माइनर ट्रॉमा होता रहता है। जी। लेकिन अगर किसी को एक्सीडेंट हो गया, अगर उसका फ्रैक्चर जो है जॉइंट इन्वॉल्व कर रहा है, तो उसको पोस्ट ट्रॉमेटिक ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की काफ़ी पॉसिबिलिटी होती है, काफ़ी मतलब कि 4 टाइम्स मोर। डिपेंड करता है कि सीवियरिटी ऑफ द ट्रॉमा, सीवियरिटी ऑफ द फ्रैक्चर, उसका मैनेजमेंट कैसे हुआ। इसीलिए हम लोग कहते हैं इसमें क्या ड्रग इम्यून भी मान सकते हैं, मतलब जो आप कहना चाह रहे हैं, क्या इसका कहीं कोई ड्रग से रिलेशन भी है जो उसका कहीं साइड इफेक्ट के रूप में सामने आता है? नहीं, देखो ट्रॉमा का जहाँ तक सवाल है, ट्रॉमा का ड्रग से कोई संबंध नहीं है। जी। ट्रॉमा का है कि अगर आपको फ्रैक्चर हो गया और फ्रैक्चर जगह से खसका हुआ है, अगर उसका, इसलिए हम लोग कहते हैं कि अगर कोई भी फ्रैक्चर जॉइंट इन्वॉल्व करता है तो उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए, और उसको जगह जहाँ पे है जगह में बिठा करके वो फिक्स करते हैं हम उसको, जिसको बोलते हैं कि एनाटॉमिकल रिडक्शन करके। तो उसका इनिशियल मैनेजमेंट फॉलोइंग ट्रॉमा, फॉलोइंग फ्रैक्चर, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका फ्रैक्चर के बाद ट्रीटमेंट अच्छा हो गया है और जॉइंट की अलाइनमेंट नॉर्मल है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, पोस्ट ट्रॉमेटिक ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। जी। तो जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की सर आप बात कर रहे हैं, इसमें कहा जाता है कि जो बोन्स हैं उनकी डेंसिटी बहुत अफेक्ट कर जाती है, तो जब आप रिप्लेस करते हैं तो क्या वही डेंसिटी वापस मिल पाती है, या किस तरह से आगे का जीवन पेशेंट का होता है? ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सवाल है। देखिए होता क्या है कि जैसे बोन की स्ट्रेंथ, या जिसको बोलते हैं ऑस्टियो बोन मिनरल डेंसिटी, बीएमडी या ऑस्टियोपोरोसिस, वो बहुत कॉमन होता है उन लोगों को जो फिजिकली एक्टिव नहीं रहते हैं। दूसरी चीज़ है, लेडीज़ में भी कॉमन होता है आफ्टर मीनोपॉज। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि फिजिकल एक्टिविटी। होता क्या है, बिकॉज ऑफ द ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस, पेशेंट वॉक नहीं कर पाते, चल नहीं पाते, फिजिकली एक्टिव नहीं रहते, मुश्किल होता है। तो दैट्स वाई दे गेट व्हाट वी नोन एज सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस। तो उसकी वजह से बोन कमज़ोर हो जाती हैं, और दैट इज़ द रीज़न दे आर प्रोन फॉर फ्रैक्चर फॉलोइंग ए माइनर ट्रॉमा। मैं एग्जांपल दूं कि अगर आप खड़े हुए हैं और अगर गिर पड़े किसी कारण से, तो आपको फ्रैक्चर हो जाएगा अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस है। नॉर्मल हेल्दी पर्सन में आप अपनी हाइट से अगर गिरते हैं तो फ्रैक्चर नहीं होता। तो बेसिक ग्रॉस डेफिनेशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस की यही है, हड्डियां कमज़ोर होने की, कि अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं है और आपको अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, तो आपको माइनर ट्रॉमा से भी फ्रैक्चर हो जाता है, जो नॉर्मली हेल्दी पर्सन में नहीं होता। जी। तो सर इसके बाद चलते चलते आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसमें फूड का कितना रोल है, क्योंकि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसका तो समझ में आता है, लेकिन जब आप बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की, तो इसमें फूड भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कहते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स हुए, सॉफ्ट ड्रिंक्स हुए, मतलब जितनी इस तरह की चीज़ें होती हैं वो आपकी बोन की डेंसिटी पे अफेक्ट डालती हैं। ये बहुत बड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछ रहे हैं आप, इज़ वेरी नाइस एक्चुअली। लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा इस चीज़ का। जी। जैसे आपने कहा कोल्ड ड्रिंक के बारे में बात करी, जी। कोका कोला या कोई भी प्रोडक्ट समझ लो, मैं किसी का नाम पर्टिकुलर ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जो आप कहते हैं वो सही कहते हैं। लोग बागों को, क्योंकि जो जितनी सी कोल्ड ड्रिंक हो उनमें कैल्शियम कंटेंट बिल्कुल नील के बराबर होता है, तो दैट, और दूसरी चीज़ होती है, दीज कोल्ड ड्रिंक्स हैव गॉट अ चीलेटिंग इफेक्ट। चीलेटिंग बड़ा टेक्निकल वर्ड है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली कैल्शियम शरीर से ज़रूरत से ज़्यादा बाहर निकल जाता है इन कोल्ड ड्रिंक की वजह से। पीपल एंजॉय हैविंग कोल्ड ड्रिंक, लेकिन उसका काफ़ी एडवर्स इफेक्ट होता है, पर्टिकुलरली बोन्स में। रिगार्डिंग मतलब दांतों से शुरुआत हो जाती है उसकी। बिल्कुल ठीक है, दांतों से शुरू हो जाती है, फिर हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं काफ़ी, क्योंकि कैल्शियम जितना अगर आपके डाइट में है भी, और आपके शरीर में जो भी है, वो ज़रूरत से ज़्यादा बाहर निकल जाता है, बिकॉज ऑफ दीज ड्रग्स, दीज ड्रिंक्स, सॉरी। तो इसके अलावा और कौन से फूड होंगे जिनको आप उस लिस्ट में शामिल करेंगे जो आपकी बोन डेंसिटी को अफेक्ट करते हैं? जो एडवर्स इफेक्ट करते हैं, देखो मेनली कैल्शियम और शुगर अगेन इज नॉट गुड फॉर योर बोन्स। सॉल्ट, जितना ज़्यादा सॉल्ट लोग आप शरीर में आप जाएगा, उतना ही कम कैल्शियम आपके शरीर में, मतलब 5 मिलीग्राम से ऊपर नहीं होना चाहिए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जी। नॉर्मल रिक्वायरमेंट ऑफ द सोडियम क्लोराइड या सॉल्ट जो अपन लेते हैं खाने के साथ में, वो 24 घंटे में 3 to 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और दूसरी, जहाँ तक मेरा कहना है कि नॉर्मल सोडियम जो है, आपके जो नॉर्मल खाना खाते हैं, चावल दाल या वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, उसमें तो काफ़ी सोडियम होता है ऑलरेडी। तो अगर आप सॉल्ट इंटेक कम करोगे तो आपका
जो आप खाने के साथ कैल्शियम ले रहे हैं वो खाने में एब्जॉर्ब, पेट में एब्जॉर्ब होता है और आपकी बोन्स को स्ट्रांग रखता है। वो अगर आपने ये सब मैंने जो कहा कि अगर आप इसको शुगरी या टू मच सॉल्टी फूड लेते हो तो आपको आपकी ऑस्टियोपोरोसिस होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। सर इसमें एक चीज़ आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ कि जो विटामिन सी की आप बात कर रहे हैं तो इसका कहीं ना कहीं रिलेशन विटामिन डी के साथ बिठाया जाता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन बहुत ज़रूरी है। अगर वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप इंटेक आपके किसी काम आप का नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए विटामिन डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जी। खासकर स्केलेटल हेल्थ के लिए, हड्डियों की हेल्थ के लिए। तो देखो विटामिन डी का मेन काम जो है आप लोगों को समझाने के लिए ये है कि अगर विटामिन डी की कमी है आपके शरीर में तो आप खाना तो अच्छा हेल्दी ले रहे हैं, बराबर कैल्शियम आपके खाने में है, लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं होता क्योंकि विटामिन डी की कमी है। तो विटामिन डी अपने आप में कैल्शियम सप्लाई नहीं करता। विटामिन डी का काम यह है कि आप जो खाना में जो कैल्शियम इंटेक ले रहे हैं विद योर हेल्दी बैलेंस डाइट, वो सिस्टम में एब्जॉर्ब होता है और आपकी हड्डियाँ मजबूत रहती हैं। नॉर्मल कैल्शियम रिक्वायरमेंट होती रहती है उसमें से। अगर लेकिन विटामिन डी कम होगा तो वो नहीं हो पाता। जी। तो चलते चलते सर हम चाहेंगे अगर हमारे दर्शकों के लिए नटशेल में आप इसको सम अप करना चाहें तो उनको कुछ टिप्स भी दे सकते हैं और ओवरऑल आप समराइज भी कर सकते हैं चीज़ों को। आप ठीक है, थैंक यू वेरी मच। देखिए इसका आपकी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ें। जैसे कि मैंने कहा पहली चीज़ तो आपका वेट कंट्रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओबेसिटी आपके तो वैसे भी आपके हार्ट के लिए, लंग्स के लिए, जनरल हेल्थ के ठीक नहीं है, लेकिन मैं फ्रॉम ऑर्थोपेडिकली आपकी हड्डियों के लिए भी ओबेसिटी ठीक नहीं है, क्योंकि एक्सेसिव वेट डाल रहे हैं आप, वेट डाल रहे हैं। तो मैं जैसे कि मैंने पहले कहा, इफ़ यू आर ओबीज तो आपको घुटने की ऑस्टियोआर्थराइटिस 3 गुनी ज़्यादा होती है। और दूसरी है फिजिकल एक्टिविटी। आपको मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूं, आपके हिप की ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बता दूं। अपन जो आजकल इंडिया में वेस्टर्न लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना शुरू कर दिया अपन लोगों ने। इसका मतलब कि अपन ज़मीन बैठ कर खाना तो खाते नहीं, ज़मीन में कभी बहुत रेयरली बैठते हैं अपन लोग। तो ज़मीन में नहीं बैठते तो हिप के पूरे मूवमेंट्स हो ही नहीं पाते। अब चेयर में बैठते हैं, रात में बिस्तर में सो गए और ज़मीन में बैठते नहीं, दैट मीन्स हिप मूवमेंट्स पूरे नॉर्मल नहीं होते। दैट इज़ वाई इन वेस्टर्न वर्ल्ड हिप की ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत ज़्यादा कॉमन है इन कंपेरिजन टू इंडियन, बिकॉज वेस्टर्न पीपल दे डोंट एवर सिट ऑन द ग्राउंड एट ऑल। जैसे अपन लोग बैठते हैं इंडियन टॉयलेट के स्टाइल में बैठते हैं या पूजा के लिए ज़मीन बैठते हैं, वेस्टर्न पीपल डू नॉट सिट ऑन द ग्राउंड मोस्टली। तो दैट इज़ द रीज़न आई थिंक दे गेट ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द हिप जॉइंट। वो इंडिया में कम है, लेकिन अब जैसे कि मैंने कहा वी आर अडॉप्टिंग वेस्टर्न लाइफस्टाइल, देयरफॉर हिप की आर्थराइटिस भी काफ़ी कॉमन हो रही है अपने यहाँ भी। जी। तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अगर जितना आप ग्राउंडेड रहेंगे उतना आपकी हिप बोन अच्छी रहेंगी। तो हर तरह से आप, चाहे हमारा फूड कल्चर हो, चाहे हमारे रीति रिवाज हों, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि अगर आप बैठ के खाना खा सकते हैं, बैठ के पूजा करते हैं, तो बी ग्राउंडेड, ताकि आपको हेल्थ से मतलब खासतौर से बोन से रिलेटेड समस्याएं ना हो। तो डॉक्टर साहब आज की जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं आपसे इसी सब्जेक्ट पर और ज़्यादा विस्तार से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।